मेरे अत्यंत प्रिय विद्यार्थियों, शुभ प्रभात। जैसा कि कल मैंने आप सब लोगों को 5वां पाठ नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया पढ़ाया था। इसमें मैंने आप लोगों को लेखिका परिचय बताया था। आप सभी लोग अपनी अपनी किताब खोल लेंगे और मैं पाठ का सारांश बता रही हूँ, जिसे आप लोग ध्यान से सुनेंगे। साथ ही साथ सबकी निगाहें अपनी अपनी किताब पर हों। तो पाठ का सारांश ये है कि 1857 के विद्रोह में स्वतंत्रता पाने तथा उसकी रक्षा के लिए हजारों वीरों ने कुर्बानी दी है। इस पाठ में नाना साहब की पुत्री मैना देवी के बलिदान की कहानी है, जिसे अंग्रेज़ों ने नाना साहब को ना पकड़ पाने के बाद प्रतिशोध स्वरूप जलती आग के हवाले करके अपनी क्रूरता की सारी सीमाएं पार कर दी थीं। अंग्रेज़ों को अपने ही सेनापति से विश्वास उठ चुका था, जिसके बारे में अंग्रेज़ी समाचार पत्रों में लिखा था। भारतीय समाचार पत्रों में अंग्रेज़ों के इस कृत्य की निंदा की गई, अर्थात इनके बुरे काम की निंदा की गई कि इन्होंने एक लड़की को जला करके भस्म कर दिया था। इस पाठ के माध्यम से युवाओं को वीर वीरांगनाओं के बलिदान से अवगत कराया गया है। सन 1857 स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अंग्रेजी सेना के विरुद्ध भारतीयों का विद्रोह असफल हो गया। अंग्रेज़ों को विद्रोही नेता नाना साहब ने खूब क्षति पहुंचाई, पर कानपुर में विद्रोह की असफलता के कारण उन्हें भागना पड़ा। वे जल्दी में अपनी पुत्री मैना देवी को अपने साथ न ले जा सके, जिससे विद्रोह दमन के उपरांत अंग्रेज़ों ने अग्नि में भस्म कर दिया। यह वर्णन पाषाण हृदय व्यक्ति को भी द्रवीभूत कर देता है, अर्थात कितना भी कठोर व्यक्ति हो, कितना भी उसका दिल पत्थर का हो, जिसके अंदर दया ममता ना हो, लेकिन जब वो ऐसी घटनाओं को सुनता है, क्या होता है, उसका हृदय द्रवित हो जाता है, मतलब करुणा से, वेदना से भर उठता है कि कोई क्या इतना नीचे भी गिर सकता है, क्या कोई इतना निम्न कोटि का हो सकता है। तो मेरे लाडलो, आगे देखें। कानपुर में भीषण हत्या करने के बाद अंग्रेजी सेना ने बिठूर में नाना के महल में खूब लूटपाट की, पर वहाँ ज़्यादा संपत्ति उनके हाथ नहीं लगी। अंग्रेज़ों ने वहाँ नाना को ना पाकर उनका महल तोपों से उड़ाने का निश्चय किया। मकान को नष्ट होने की आशंका से नाना की पुत्री मैना बरामदे में आई। उसने अंग्रेज़ सेनापति से उस मकान को नष्ट ना करने का अनुरोध किया। उसने प्रार्थना की कि इस मकान को नष्ट ना किया जाए। सेनापति ने बताया कि उसे नाना से संबंधित सभी वस्तुएं नष्ट करने का निर्देश है, अर्थात उसे ये मकान नष्ट करना ही होगा। अपना अनुरोध विफल होता देख नाना साहब की पुत्री मैना ने अंग्रेज़ सेनापति को बताया कि मैं आपकी दिवंगत पुत्री अर्थात जो मर गई हो, जिसका जीवन समाप्त हो चुका हो, दिवंगत पुत्री मैना की सहेली हूँ। उस समय आप भी यहाँ आते जाते थे। आपकी दिवंगत पुत्री मेरी का लिखा एक पत्र अब भी मेरे पास, अर्थात मैना के पास है। तो उनकी दिवंगत पुत्री का क्या नाम था? जो पुत्री उनकी मर गई थी, उसका नाम था मेरी। ये सुनकर हे कौन है? सेनापति हे ने पहचान लिया कि नाना साहब की पुत्री मैना है। जनरल हे ने कहा कि ब्रिटिश सरकार की आज्ञा को वो टाल नहीं सकते हैं। हाँ, इस मकान की रक्षा के लिए अवश्य प्रयास करेंगे। उसी समय वहाँ प्रधान सेनापति जनरल आउट्रम आ गया और उसने अब तक नाना का महल न गिरने का कारण पूछा। जनरल हे ने आउट्रम से यह मकान बचा लेने का अनुरोध किया। आउट्रम ने इसे असंभव बताया और कहा कि गवर्नर जनरल की अनुमति के बिना ये संभव नहीं है, अर्थात
हे के मन में क्या हुआ, करुणा आ गई, दया आ गई कि नहीं, जैसा ये अनुरोध कर रहे कि मकान को नष्ट ना किया जाए तो हम मकान को नष्ट ना करें। लेकिन बेटा जो आउटरम था उसने क्या कहा, वो उसके लिए तैयार नहीं हुआ। तो हे ने उस मकान को बचाने का आशय संबंधी पत्र गवर्नर जनरल के पास भिजवा दिया। आउटरम का मकान गिरने तथा मैना की गिरफ्तारी की इच्छा जानकर हे वहाँ से चला गया। इसके बाद अंग्रेज सैनिकों ने महल का फाटक तोड़कर महल में लूटपाट की और मैना को ढूंढा, परंतु वह मैना को नहीं पा सके। शाम के समय तक लॉर्ड कैनिंग द्वारा भेजा गया जवाब आ गया कि नाना का प्रत्येक स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए, अर्थात नाना से संबंधित जो भी वस्तुएं, चाहे मकान हो या वस्तु हो, सबको नष्ट कर दिया जाए। इसके बाद घंटे भर में तोपों के गोलों से महल को ध्वस्त कर दिया गया, अर्थात बर्बाद कर दिया गया, उसको गिरा दिया गया। ब्रिटेन से निकलने वाले टाइम्स पत्र में एक लेख छपा, उसमें लिखा था कि कानपुर में भीषण हत्याकांड करने वाले नाना से बदला लिया जाना चाहिए, उस पर दया दिखाना हास्यप्रद है। हास्यप्रद मतलब हंसी की बात। जनरल हे पर आरोप लगाते हुए कहा गया कि लगता है सर हे बुढ़ापे में उस महाराष्ट्रीय कन्या पर मोहित हो गए हैं, अर्थात उनके ऊपर मिथ्या आरोप लगाया गया, गंदा आरोप लगाया गया कि वो कन्या पर मोहित हो गए हैं। नाना साहब का कोई भी संबंधी जहाँ कहीं मिले उसे मार डालना चाहिए। नाना की पुत्री को हे के सामने ही फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए। सितंबर माह की अर्धरात्रि में एक बालिका उस ध्वस्त प्रासाद के अवशेष पर बैठी रो रही थी, अर्थात जो महल जला दिया गया था आधी रात के समय, सितंबर का महीना था, मैना वहाँ पर बैठकर रो रही थी। पास में ठहरी आउटरम की सेना के कुछ सैनिक वहाँ आ गए। वे रोने के अलावा किसी बात का जवाब नहीं दे रही थी, मतलब उन्होंने उससे पूछा क्यों रो रही, तो उसने कुछ बताया नहीं, वो केवल रो रही थी। उसी समय जनरल आउटरम वहाँ आया। उसने मैना को पहचान लिया और मैना को गिरफ्तार कर लिया। मैना ने उसे कुछ देर का समय मांगा, पर पाषाण हृदय आउटरम ने अनुमति ना दी और उसे कैद करके कानपुर के किले में लाकर बंद कर दिया। अर्थात मैना ने कहा मुझे गिरफ्तार कर लिया लेकिन मुझे थोड़ा समय दियो। तो वो जो पाषाण हृदय व्यक्ति था जिसके अंदर दया नाम की कोई चीज़ नहीं थी, उसने उसकी अनुमति नहीं दी, उसने मैना को कानपुर के किले में बंद कर दिया। महाराष्ट्र ने इतिहासकार महादेव ने अपने बघार समाचार पत्र में लिखा, कल कानपुर के किले में भीषण हत्याकांड हो गया। नाना की पुत्री मैना को धधकती आग में जलाकर भस्म कर दिया गया। उस अनुपम बालिका को जलता देख सबने देवी समझ उसे प्रणाम किया, अर्थात उस कन्या को ला करके महल में जला दिया गया। क्यों जला दिया? क्योंकि वो नाना साहब की पुत्री थी और नाना साहब ने भारत की आज़ादी के लिए बढ़कर काम किया था, आंदोलन किया था, अंग्रेज़ों का विद्रोह किया था और अंग्रेज़ इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो मुझे उम्मीद है आप लोग इस पाठ को समझ गए होंगे। आज आप इस पाठ को पुनः पढ़ेंगे। अब इसमें जो कठिन शब्द आए हैं मैं उन्हें बोल रही हूँ, आप लोग पेंसिल से अंडरलाइन करके किताब में लिख लें या रफ कॉपी में लिख लें। तो पाठ में पृष्ठ संख्या 51, इसमें देखो विद्रोही, विद्रोही का अर्थ होता है बच्चों विद्रोह या बगावत करने वाला। दूसरा है दमन करना, दमन माने दबाना। क्रूरता, निर्दयता। निरी, निरी माने बेचारी। निरपराध, निरपराध मतलब निर्दोष, जिसका किसी प्रकार का कोई दोष ही ना हो। पाषाण हृदय, अत्यंत कठोर। द्रवीभूत, करुणा से पिघला हुआ। अल्पव्यास मतलब कम उम्र वाली। अब आप लोग पेज नंबर 52 खोल लें, उसमें देखिए वास स्थान अर्थात निवास या रहने की जगह। विध्वंस, विध्वंस माने मेरे विद्यार्थियों
होता है नष्ट कर देना। जड़, जड़ माने निर्जीव। अनुरोध, अनुरोध माने प्रार्थना करना। सहचरी, सहचरी माने सहेली। टाल सकना, मना करना। प्रयत्न, प्रयत्न माने कोशिश। विनय पूर्वक अर्थात प्रार्थना करते हुए। पेज नंबर 53 आप लोग सभी लोग निकाल लें। इसके बाद वंश, वंश माने होता है कुल, खानदान। विध्वंस, विध्वंस माने होता है नष्ट कर देना। स्मृति चिन्ह, स्मृति चिन्ह माने याद दिलाने वाली निशानी। क्रूर, क्रूर माने निर्दयी। सुविशाल, सुविशाल माने बहुत बड़ा। अब इसके बाद आप लोग पेज नंबर 54 निकाल लें। 54 पर है, देखिए, द्रुदांत। द्रुदांत माने होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों खतरनाक। संहार, संहार माने विनाश। वृद्धावस्था अर्थात बुढ़ापा। मोहित, मोहित माने मुग्ध। प्रेमालाप अर्थात प्रेम पूर्ण बातें। उज्ज्वल, उज्ज्वल माने सफ़ेद। भग्नावेश, भग्नावेश माने होता है टूटे फूटे खंडहर। आर्त, आर्त माने दुखी। इसके बाद सभी निकालेंगे पेज नंबर 55। पाषाण हृदय, पत्थर जैसे दिल वाले अर्थात कठोर। फिर इतिहास वेता अर्थात इतिहास के ज्ञाता। अनुपमा, अनुपमा माने होता है बच्चों अत्यंत सुंदर, जिसकी तुलना ना हो सके। तो बस आप लोग को ये पाठ समझ में आ गया होगा। आज आपको पाठ को पढ़ना है। जो मैंने कठिन शब्द लिखवाए हैं अर्थ शब्दार्थ लिखवाया है, कॉपी में आप लाइन ड्रॉ करेंगे, एक तरफ लिखेंगे शब्द, दूसरी तरफ लिखेंगे अर्थ। शब्दार्थ को कॉपी में करना है। बस आज का काम इतना ही। आप सभी का दिन मंगलमय हो।